अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने थर्ड लेक्चर कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री यानी सारे सब्जेक्ट का लेसन वाइज लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आसानी होगी। और उसके अलावा वहाँ टेस्ट दे भी सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ सारी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवेलेबल है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है। और वहीं से अगर आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपये में बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे साल हमारे चैनल के थ्रू और आपको व्हाट्सअप में जोड़ दिया जाएगा। आप कोर्स बाई करेंगे तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, और पूरे साल एकदम अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो सके और अपने आप एग्जाम में आसानी से 80 से 85% मार्क अचीव कर सके। ठीक है, तो आप ये कोर्स हमारी एप्लीकेशन से सीधे बाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा जानकारी के थ्रू। ठीक है, जानकारी लेने के लिए अगर आपको कोर्स बाई करना है, मन बना रहे तो तभी इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। झूठ मूठ का कॉल करके परेशान मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ गाइज, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो चीजों पढ़ते हैं, एक अक्षीय स्थिति पे और एक निरक्षीय स्थिति पे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से देखिए, अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति दोनों में से एक आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसे जरूर क्लियर कर ले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जो हम लोग का ये फर्स्ट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव, यह क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक निकाय होता है। ठीक है, मान लीजिए, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक निकाय होता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, ठीक है, क्या विपरीत प्रकृति के, यहाँ माइनस लेता हूँ, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, और वो अल्प दूरी क्या होती है, 2l पर स्थित होते हैं। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन क्लियर। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर परिमाण में समान, यानी जो ये आवेश है इनका परिमाण समान रहेगा, लेकिन प्रकृति में विपरीत, यानी प्रकृति एक माइनस तो एक प्लस। ठीक है, यानी प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी, और वो अल्प दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, 2l पर स्थित होते हैं। ठीक है, यही वैद्युत द्विध्रुव की सामान्य डिफिनीशन है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सेम इसी के आधार पर अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन देख ली कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा एक निकाय होता है जिस पर परिमाण में समान, ठीक है, किंतु परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर आप लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी डिफिनीशन दे सकते हो। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या डिफिनीशन दोगे आप लोग, तो देखिए, और इसका एक फार्मूला भी निकल कर आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, देखिए, वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी मैं मान लीजिए इस आवेश को ले लेता हूं, और आवेशों के बीच की दूरी के जो बीच का दूरी होता है उनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू, और ये इन दोनों में गुणा होगा तो 2QL मान लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आई होप आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर हो गया होगा। और इसका ये फार्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ी हम देख लेते हैं, इसकी हम बीमा देख लेते हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा कि यह एक सदिश राशि है। जो ये P है, P यानी जो हम बोले क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, और दिशा किधर होती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा माइनस से प्लस की ओर। जी हाँ, यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, ऋण
आवेश से धन आवेश की और इसकी दिशा होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसकी थोड़ी हम बीमा देख लेते हैं। सबसे पहले हम मात्रक देख लेते हैं। चूंकि हमने यहाँ देखा P इक्वल टू 2QL, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू 2QL, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले से ही तो हम मात्रक निकालते हैं। तो चलिए पहले हम इसका मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हम बीमा देखेंगे। ठीक है, तो मात्रक देखिए, H2 का तो कोई काम नहीं। ठीक है, अब Q यानी आवेश, और आवेश का मात्रक हम जानते हैं कि कुलाम होता है, तो ये कुलाम हो जाएगा। और ये L क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई का आप सब लोग जानते हो कि मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो कुलाम मीटर इसका मात्रक होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या मात्रक होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह कुलाम मीटर होता है, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो आई होप एकदम अच्छे से आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसकी थोड़ी हम बीमा देख लेते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, क्योंकि काफ़ी बार आप लोग का जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसमें पूछ देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसका हमने मात्रक निकाला, जो P है यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका हमने मात्रक निकाला कुलाम मीटर। ठीक है, इस मात्रक से ही हम इसकी बीमा निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए कुलाम है, तो कुलाम हम जानते हैं, कुलाम यानी आवेश। ठीक है, आवेश हम जानते हैं ना, आवेश Q इक्वल टू IT होता है। तो आवेश की जो बीमा होती है, ठीक है, यहाँ आवेश की बीमा इंटू ये मीटर यानी लंबाई की बीमा रख देंगे तो हमें P की बीमा निकल जाएगी। ठीक है, तो आवेश की बीमा 80 होती है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। आवेश की जो बीमा होती है 80 होती है। ठीक है, और मीटर की आप जानते हो ये बीमा L होती है। ठीक है, तो इस तरह इसको हम रख देंगे। और ये 80 कहाँ से होती है आवेश की बीमा? देखिए आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू IT। ठीक है, यहाँ से आपने पढ़ा है। ठीक है, तो I यानी एम्पियर, इसकी बीमा A हो गई, और ये स्मॉल t यानी समय है। ठीक है, इसकी बीमा कैपिटल T होती है। तो 80 वही आवेश की जो बीमा होती है 80 होती है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी छोटी चीज़ है, अक्सर इसको लड़के याद नहीं करते हैं और इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, बड़ी याद कर लेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको याद नहीं करते कि छोड़ो ये आसान है, लेकिन इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आवेश की बीमा आप लोग याद रखिएगा हमेशा 80 होती है। ठीक है, और मीटर की आप जानते हो L होती है। ठीक है, तो इस तरह ये ATL इसका हो गया बीमा, किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का। ठीक है, अब इसको हम सजा देते हैं, इसको आप देखोगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी बुक में LTA इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए इस तरह सजा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए मुख्य रूप से 3 राशि आप लोग बीमा में देखने को मिलेंगे, M, L, T और A। ठीक है, तो इसी रूप में सजाते हैं, पहले M, उसके बाद L, उसके बाद T, उसके बाद A, इस रूप में हम सजाते हैं। ठीक है, देखिए ATL ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको आप सजा दी LTA तो इस तरह थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसकी बीमा LTA होती है, या इसको ATL भी बोल सकते हैं आप। किस तरह निकाला मैंने निकाल कर आपको अच्छे से बता भी दिया। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर। अब चलिए हम देखते हैं उसके बाद जो हम देखिए, इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण मैं बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। फर्स्ट होती है अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, फर्स्ट अक्षीय स्थिति, और सेकेंड जो होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति। अब ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए यह एक रेखा है। ठीक है, यह एक रेखा है। ठीक है, तो इसका अक्षीय स्थिति क्या है? इसके अक्ष पे यानी इधर ही इसका अक्ष है, या इधर इसका अक्ष है। ठीक है, इसके अक्षीय स्थिति पे। और निरक्षीय स्थिति मीन्स, देखिए निरक्षीय स्थिति मीन्स मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यह एक रेखा है, निरक्षीय मतलब एक तरह से समझ जाइए लंबवत, यानी यहाँ। ठीक है, इस रेखा पर इधर ये लंबवत निरक्षीय स्थिति हो गई ऊपर की तरफ, और ये मान लीजिए रेखा है तो इधर इसकी अक्षीय स्थिति इधर ही एकदम हो गई अक्षीय में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अक्षीय निरक्षीय भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि अक्षीय और निरक्षीय कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए अब हमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है और कहा है कि इसका अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, मान लीजिए यह बिंदु P है और यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए इसको मैं एकदम अच्छे से इसका डेरिवेशन करता हूँ और इसका फार्मूला हम एक निकालेंगे जो न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ओके गाइज, तो चलिए पढ़ते हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसके अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए मैंने ये पूरा का पूरा फिगर बना रखा है। चलिए फिगर को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिस पर -Q + Q आवेश एक दूसरे से 2L इस तरह पूरा आपको मतलब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस फिगर को आप समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे। तो देखिए चलिए मैं आपको फिगर को एकदम अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको पीछे आपको बताया कि अच्छी स्थिति क्या होती है। देखिए हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इस संबंध में दो स्थितियां प्रसिद्ध है। ठीक है, दो स्थितियां उल्लेखनीय है। फर्स्ट क्या है, अच्छी स्थिति, और सेकंड है निरक्षी स्थिति। तो मैंने बताया कि मान लीजिए यह कोई रेखा है, ठीक है, तो इसकी अच्छी स्थिति क्या हुई, इधर या इधर, इसके एकदम अक्ष के सीधे में। ठीक है, ये इसकी अच्छी स्थिति हुई। ठीक है, और निरक्षी स्थिति मैंने क्या बताया, मान लीजिए यह कोई रेखा है, ठीक है, और निरक्षी स्थिति मतलब इसके लंबवत, यानी ये निरक्षी स्थिति है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति देखिए यहाँ मैं मान लीजिए हम लोग का एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसकी अच्छी स्थिति पे देखिए यहाँ एक बिंदु P है। ठीक है, इसी पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मैंने फिगर बनाया है, इसको अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने मान लिया है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, जिस पर -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2L पर स्थित है, और यह जो वैद्युत द्विध्रुव है एक परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु यानी यहाँ ये मध्य बिंदु उसका O है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस तरह आप लोग लिखोगे। ठीक है, ये फिगर बना लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैं एक बार और फिगर आपको बनाकर अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप फिगर समझ गए तो समझिए कि सारी चीज़ें आप समझ गए। ठीक है, मान लेता हूँ कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव यानी यह हो गया, इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव यानी एक पे -Q आवेश तो एक पे +Q आवेश, और इनके जो बीच की दूरी होगी वह क्या होगी, वो होगी 2L। ठीक है, इनकी जो बीच की दूरी होगी यानी यहाँ से यहाँ तक वो 2L होगी। यही वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, मान लेता हूँ वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर यहाँ एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसकी दूरी इसके मध्य वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये दिया रहता है, कितना है, R है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव +Q और -Q आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ +Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार ज्ञात करेंगे और एक बार -Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, और दोनों का हम परिणामी निकाल देंगे अंत में। ठीक है, तो चलिए वही हमने यहाँ फिगर सेम वही बनाया हुआ है। देखिए यहाँ हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है AB। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु O है और जिस पे -Q तथा +Q एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। तो ये हो गया हम लोग का एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, O से R दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग ये लिखोगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिखा नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ माना आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, जिस पर -Q तथा +Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का परावैद्युतांक K है। ठीक है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, अच्छी स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इतना लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखोगे कि माना कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा -Q के कारण बिंदु P पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, ये लिखोगे। ठीक है, और +Q आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक है, +Q आवेश से बिंदु P की दूरी R-L तथा, ठीक है, ये +Q के कारण है। ठीक है, तथा -Q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी कितनी है, -Q आवेश के कारण जो बिंदु P की जो दूरी है वो R+L है। यह कैसे मैं कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ देखिए थोड़ा इसको आप ध्यान दीजिए।
ठीक है। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ प्लस क्यू से यहाँ कितनी दूरी है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। यहाँ मैंने दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ वैद्युत ध्रुव क्या होता है, 2l, यानी इसकी लंबाई 2l होती है और इसका मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई l और यहाँ से यहाँ तक लंबाई l। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक मालूम है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी मालूम है और हमें यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है, तो हम इतना इसको घटा देंगे, यानी r में से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक r है, तो r में से अगर यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे हम, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक दूरी ये l हो जाएगी। ठीक है, तो ये l कैसे हुई, क्योंकि ये पूरी दूरी 2l है तो ये, और ये मध्य बिंदु है तो ये l हो गया और ये l हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हम लोग की r है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम करनी है, तो हम r में से, यानी यहाँ r में से हम यहाँ से l घटा देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम चल जाएगी। वही प्लस q से यहाँ बिंदु P की दूरी जो होगी वो r माइनस l होगी। और अब हमें यहाँ ज्ञात करनी है कि यहाँ माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी, तो देखिए चूंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है r और हमें यहाँ तक दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ तक हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है l है। ठीक है, तो हम इसमें r में l जोड़ देंगे तो ही r प्लस l हो जाएगी, यानी माइनस क्यू से यहाँ बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम, आई होप आप लोग सारी चीज़ें आप लोग मतलब इसको लिख लोगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, देखिए इधर होगी, मैंने दिखाया है ना, इधर E1 और इधर, यानी प्लस क्यू आवेश से इस परे होगी यानी दूर होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी इसी की तरफ होगी, यानी इस तरफ, माइनस की तरफ। ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस क्यू से परे होती है यानी दूर होती है। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो इसकी जो दिशा होगी इससे परे होगी, यानी इधर होगी, दूर होगी। ठीक है, बी से इधर P की ओर, ठीक है, इधर। और इस माइनस क्यू के कारण हम इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो इसी की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसी की तरफ होगी। तो हमने माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तो E1 की दिशा उधर हो जाएगी, और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है तो E2 की दिशा इधर हो जाएगी। देखिए यहाँ मैंने यहाँ भी दर्शाया हुआ है और ये ऊपर भी तीर से दर्शाया हुआ है, यानी इसकी दिशा इधर है। तो इतनी चीजें आप लोग लिख लोगे। ठीक है, देखिए एक बार मैं और पढ़ देता हूँ कि आप लोग क्या लिखोगे। देखिए आप लोग लिखोगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और जिसके अब बीच की अल्प दूरी 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक लिख लोगे, फिर उसके बाद लिखोगे पुनः माना, ठीक है, पुनः माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 तथा E2 है, तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस l है और माइनस क्यू से दूरी r प्लस l है। इतना आप लोग यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा यहाँ डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा जितनी चीज़ें मैंने बोला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, मात्र 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और केवल फिजिक्स का ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का, और उसके अलावा देखिए पूरा आपको लाइक न्यूमेरिकल सॉल्व, पूरा न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन, एक एक अभ्यास का प्रश्न, पूरी आपकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप मार्केट में जाओगे, एक फिजिक्स का सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, तो उसका मतलब 499 रुपये से हो सकता है अधिक दाम हो, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको इतने में ही दे रहा हूँ। और प्लस डाउट आपको मतलब ये नोट्स ले लेते हो, उसके बाद आप हमारे मतलब हमारा जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप उस पर मतलब मैसेज कर दीजिएगा, हम मतलब टाइम निकाल कर उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, या ज़्यादा क्रिटिकल रहा तो उसकी वीडियो भी बना देंगे या आपको कॉल कर भी बता देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से हैंड रिटेन नोट्स में आप देखिएगा 499 रुपये दिखाएगा, वहाँ से सीधे बाई कर लीजिएगा। या अगर आपको बाई करने नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कैसे आपको हमारा नोट्स लेना है, कैसे हमारे चैनल से एकदम अच्छे से जुड़ना है, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% मार्क आसानी से आ सके। ठीक है,
तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं E1 के कारण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने मान लिया कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो क्रमशः E1 तथा E2 हैं। ठीक है, और बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी जो है R-L है। ठीक है, प्लस Q से जो दूरी है R-L है और माइनस Q से जो दूरी है वो R+L है। अतः हम E1 ज्ञात करेंगे। अतः E1 यानी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ठीक है, E1 ज्ञात करेंगे। और चूंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बिंदु आवेश के, देखिए E1 यानी प्लस Q के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लस Q आवेश है और यहाँ एक बिंदु है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इस तरह हमने पढ़ा था कि मान लीजिए यहाँ कोई आवेश है, ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु है, तो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी और इसमें हमने डिस्कस किया था ये, और इसके अनुसार एक हम लोग का फार्मूला निकल कर आया था 1/4πε0 इंटू के इंटू, ठीक है, Q/R²। ये हम लोग का फार्मूला निकल कर आया था। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ सेम यूज होगा। ठीक है, अब देखिए हमको E1 ज्ञात करना है। E1 यानी ये प्लस Q के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/R²। अब देखिए बटा R² तो फार्मूला होता है, लेकिन वास्तव में यहाँ R क्या है, तो यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो R यानी दूरी, तो दूरी हम लोग जानते हैं कि प्लस Q से यहाँ तक की जो दूरी है R-L है। तो यहाँ सेम वहीं यहाँ R-L रख लेंगे और चूंकि इसका स्क्वायर होता है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यह E1 हो गया। सेम इसी प्रकार E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/R²। चूंकि R² यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हम R² यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हम जानते हैं कि R+L हमने आपको अभी बताया, तो हम यहाँ R+L रख देंगे और चूंकि इसका फार्मूले के अनुसार स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का E1 और ये हो गया E2। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही है, और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम दिशा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए E1 की जो दिशा है यहाँ पे कोष्ठ में आप लोग लिख दोगे, E1 की दिशा B से P की ओर ही, BP दिशा में आप लोग लिख लोगे, BP दिशा में। ठीक है, दिशा में ये कोष्ठ में आप लोग लिख लोगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस Q का कारण किसी बिंदु पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो उसकी जो दिशा उससे प्लस Q आवेश से उससे परे होती है, यानी इसकी जो दिशा है इधर है, यहाँ मैंने दर्शाया हुआ है इधर, यानी B से P दिशा में इधर है। ठीक है, और यहाँ इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मानना है E2, इसकी दिशा इधर है। ठीक है, तो हम यहाँ वही हमने BP दिशा में लिख लिया E1 और E2 P से A दिशा में, तो यहाँ लिख लेंगे PA दिशा में। ठीक है, PA दिशा में, यानी जो E1 की दिशा है वो BP दिशा में है, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1 इसकी दिशा इधर है। ठीक है, और E2 को जो दिशा है वो इधर है, वही हमने लिख लिया है। तो यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही है, आप लोग देखिए यहाँ तीव्रताएं जो E1 और E2 है एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाएं में है। ठीक है, क्या है कि एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही रेखा पे हैं और विपरीत दिशाओं में हैं। ठीक है, अतः बिंदु P पे इस पे हम परिणामी, इनका जो परिणामी तीव्रता E होगा इनके अंतर के बराबर होगा। ठीक है, और BP दिशा में होगा, इस दिशा में BP दिशा में क्यों होगा, क्योंकि BP का मान यानी एक तरह से बोले तो E1 का मान, ठीक है, इसकी अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, E1 का जो मान होगा E2 के मान की अपेक्षा अधिक होगा। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ मान लीजिए दो चीज, यहाँ एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए 3 न्यूटन का बल आ रहा है। ठीक है, इधर से मान लीजिए 2 न्यूटन का बल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ ये दोनों आएंगे तो आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगे। 1 न्यूटन का बल बचेगा और 1 न्यूटन का जो बल बचेगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि इधर वाला बल अधिक था तो इधर ही दिशा होगी ना। तो ये वही यहाँ भी कर रहा है कि जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब अधिक होगी, ठीक है, अंत में तो उसी की दिशा होगी, तो इसी की दिशा जो होगी BP की ओर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो तीव्रताएं E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। अतः बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, उसके इन दोनों के क्या होगी कि अंतर के बराबर होगी और BP दिशा में होगी। BP दिशा में क्यों होगी, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, जो E1 है, ठीक है, जो E1 है, E1 जो देखिए यहाँ जो E1 है इज ग्रेटर देन E2 है। ठीक है, तो ये जब आपस में लड़ेंगे तो E1 मतलब E1 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है तो इसकी दिशा इधर होगी। ठीक है, BP दिशा में होगी। तो यहाँ लिख देंगे, यही यहाँ चीज़ें हम लिख देंगे जो मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, देखिए क्या लिखना पड़ेगा कि तीव्रताएँ, देखिए मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ सारी चीज़ें मैंने लिख रखा है। देखिए
तीव्रताएं E1 तथा E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं। ठीक है, जो तीव्रताएं E1 और E2 है एक ही रेखा पे हैं लेकिन विपरीत दिशा में है। ठीक है, यहाँ मैंने देखा ना कि एक BP दिशा में है और एक PA दिशा में, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि तीव्रताएं E1 तथा E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं। ठीक है, अतः बिंदु P पर, यानी जो ये बिंदु P है, ठीक है, इस पे जो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E होगी, ठीक है, इनके अंतर के बराबर होगी। इनके अंतर के बराबर क्यों? क्योंकि देखिए इनकी जो दोनों E1 और E2 हैं, इनकी एक ही रेखा पे है और इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए इसका जो परिणामी होगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्या होगा? E इनके अंतर के बराबर होगा। ठीक है, और किस दिशा में होगा? BP दिशा में होगा। क्यों होगा? देखिए मैंने यहाँ आपको यह न्यूटन वाला बल के रूप में समझाया, क्योंकि E1 का जो मान है, देखिए जो E1 का मान है E2 की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, और E1 की दिशा BP दिशा में है, इसलिए जो अंत में जो हम लोग का E होगा, ठीक है, यानी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगा, ठीक है, उसकी जो दिशा होगी BP दिशा में होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोग पढ़ एक बार में, देखिए किसी को भी कोई ज़्यादा जितना भी तेज हो पढ़ने में, ठीक है, लेकिन पहली बार कोई भी पढ़ता है, ठीक है, तो एक तरह से उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है, उसको थोड़ा समझ भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हताश मत होइएगा अगर पहली बार आप पढ़े हो। ठीक है, देखिए इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, उसके बाद आप खुद डेरिवेशन करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये पूरा आसान लगने लगेगा। जी हाँ, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करते हैं। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी वो इन दोनों के अंतर के बराबर, यानी E1 माइनस E2 के बराबर होगी। ठीक है, और किस दिशा में होगी? इसकी दिशा जो होगी BP दिशा में। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि दिशा जो होगी वो होगी BP। ठीक है, दिशा BP, यानी B से P की ओर। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, चूंकि हम लोग का E1 का मान हमने निकाला है, ऊपर हमने देखा यहाँ E1 का मान है 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/R प्लस L होल का स्क्वायर। तो यहाँ हम E1 का मान रख लेते हैं। E1 का मान हम रख लेंगे 1/4πε0 इंटू K, ठीक है, इंटू Q बटा में R माइनस L होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो E1 हो गया और माइनस E2 है, तो यहाँ माइनस कर लेता हूँ। और E2, तो E2 का हमने ऊपर अभी मान निकाला। E2 का मान क्या है? 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/R प्लस L होल का स्क्वायर। तो यहाँ मैं इसको रख लेता हूँ। इसका मान क्या है? इसका मान है देखिए यहाँ इसका मान है 1/4πε0 इंटू K इंटू, ठीक है, Q बटा में R प्लस L होल का स्क्वायर, ये मान है। ठीक है, हमने E1 का मान रख लिया, E2 का मान रख लिया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो हम लोग का यहाँ E रख लेते हैं, E बराबर। ठीक है, चलिए बराबर। अब देखिए हम लोग का क्या होगा, यहाँ से हम देखिए आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ से देखिए 1/4πε0 इंटू K और 1/4πε0 इंटू K, और Q दोनों में है, यानी हम Q बटा में 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं। Q/4πε0 इंटू K, ठीक है, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन मीन्स अब यहाँ भाग देंगे तो हम लोग का ये और ये कट जाएगा, यानी हम लोग का बचेगा 1 बटा में R माइनस L होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस तो माइनस, और यहाँ ये से ये कट गया, Q से Q कट गया, यानी ये बचा 1/R प्लस L होल का स्क्वायर। ये चीज़ है आपकी बची। ठीक है, यहाँ हमने Q बटा 4πε0 इंटू K इन दोनों में कॉमन ले लिया, तो हम लोग का यहाँ इसमें से बचेगा 1/R माइनस L होल का स्क्वायर, और इसमें से बचेगा 1 बटा में R प्लस होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ हमने Q बटा 4πε0 इंटू K कॉमन ले लिया, कॉमन, यानी अब इसमें हम भाग देंगे तो ये नीचे से ये कट जाएगा और ये Q से Q कट जाएगा, यानी 1/R माइनस L होल का स्क्वायर बचेगा। तो वही हमने लिख लिया है। फिर यहाँ माइनस से तो माइनस, और फिर इसमें हम भाग देंगे तो ये Q से Q कट जाएगा। ठीक है, इससे ये नीचे वाला कट जाएगा, यानी 1 बटा में R प्लस L होल का स्क्वायर एक तरह से बचेगा। तो इसको हम सेम यहाँ लिख लेंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम एक तरह से घटाएंगे। ठीक है, चलिए Q बटा में मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4πε0 इंटू K। ठीक है, और कोष्ट में चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे इसमें से। तो घटाने का हम एक तरह से और जानते हैं, तो तिरिये गुणा कर देते हैं और इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए यहाँ अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल होल का स्क्वायर, और ये माइनस तो माइनस रख लेते हैं और इससे हम गुणा करेंगे यानी आर माइनस एल होल का स्क्वायर ई हो जाएगा, और होल बटा में अब देखिए इन दोनों का गुणा होगा ताकि तो क्या होगा, देखिए काफ़ी देखिए ये घटाना ही है। मान लीजिए जैसे आपको मिलता है ना कि 1/3 माइनस 4/2, इसको घटाइए, तो आप इस घटाने को आप जैसे 3 2 का यहाँ लसल है तो इस तरह करते हो, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं 2 एकम 2 और 3 दूना का 6, ये माइनस तो माइनस और 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, ये इस तरह से भी हम करते हैं। तो उसी तरह मैंने यहाँ सेम किया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, ठीक है, वही घटाना ही है सेम, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए अब हमने इसका गुणा किया तो आर प्लस एल होल का स्क्वायर या एक में गुणा होगा तो वही हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस रख ले, और इसमें ये गुणा होगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, आप गुणा अलग से करते रहिएगा, यहाँ एक ट्रिक छुपी है। देखिए ये आर माइनस एल है, ये आर प्लस एल है, यानी एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। आप जानते हो कि पहले कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी, किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का यह फार्मूला है, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो एक क्वेश्चन में आर माइनस एल और एक क्वेश्चन में आर प्लस एल हो जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए आगे हम करेंगे क्या कि इसी का हम प्रसार करेंगे, जैसे आर प्लस एल होल का स्क्वायर है माइनस आर माइनस एल होल का स्क्वायर है, यानी ये आपका फार्मूला है ए प्लस बी होल का स्क्वायर का और ये ए माइनस बी होल का स्क्वायर का। तो इन दोनों का उसी फार्मूले पे हम तोड़कर प्रसार कर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक अलग मैं पेज ले लेता हूँ, इस पर मैं आपको अच्छे से एकदम समझाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने एक ओके, चलिए मैं एक दूसरा अच्छे ओके गाइज, तो चलिए यहाँ मैं एक सादा एक दूसरा फ्रेश पेज ले लिया, इस पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम लोग का आया कि Q/4/F0 इंटू के, ठीक है, कोष्ट में आर प्लस एल होल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल का स्क्वायर बट्टा में ये आया, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम प्रसार करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर के फार्मूले पे, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ जो चीज़ें मैं उसको रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ जो भी चीज़ें पहले आपकी दी हुई है उसको रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग का बराबर दिया हुआ है Q/4/F और ये बराबर क्या ई बराबर है, ठीक है। तो ई बराबर ये Q/4/F0 इंटू के है, तो इसको मैं रख लेता हूँ Q बटा में 4πε0 इंटू के है, ठीक है, इंटू कोष्ट में। अब देखिए कोष्ट में क्या है, आर माइनस एल होल का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, सॉरी आर माइनस एल बोल दिया, आर प्लस एल होल का स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी और ए के जगह पर आर है और बी के जगह पर एल है, तो इसका हम ए प्लस बी होल का स्क्वायर के फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। और ये हम लोग का ए माइनस बी का फार्मूला, ए माइनस बी का हम लोग फार्मूला आप पढ़े होंगे, जानते हैं ए माइनस बी होल का स्क्वायर। हम देखिए ए माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है, हम ये फार्मूला जानते हैं। तो चूंकि यहाँ ए की जगह आर है और बी की जगह एल है, तो हम ए की जगह आर रखेंगे, बी की जगह एल रखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पहले ही माइनस दे दिया है, तो अगर पहले ही माइनस दे दिया है तो ये आगे वाले ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग का आर माइनस एल होल का स्क्वायर होगा, ये होगा क्या होगा कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl, ठीक है। ये कैसे हुआ, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चूंकि हम लोग का असली तो ऐसे होगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। लेकिन चूंकि यहाँ पहले ही माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है और कोष्ठ तोड़ेंगे तो ये अंदर वाला सारा चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गई। यहाँ आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, लॉजिकली अच्छे से देखिएगा, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और चलिए बट्टा जो दिया है उसको रख लेते हैं। हम लोग का बट्टा क्या है, बट्टा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो इसको हम रख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर है, तो इसको मैंने सेम वही रख लिया, ठीक है। अब चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि अब तो इसका कोई काम उतना नहीं, ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये कट जाएगा क्योंकि एकदम विपरीत चिन्ह वाला है। 2ab, सॉरी यहाँ ab मैंने लिख दिया, rl होगा ना, rl होगा यहाँ, ठीक है।
देखिए 2RL दोनों प्लस प्लस से जुड़ जाएगा, 4RL हो जाएगा। यानी एक तरह से बोले तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बटा में 4πε0 इंटू के, ठीक है, इंटू कोष्ट में देखिए 4RL दोनों जुड़ेगा तो 4RL होगा, ठीक है, और बटा में ये हम लोग का जो है R² माइनस L², ठीक है, और होल का स्क्वायर, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए E इक्वल टू, फिर यहाँ देखिए मैं इस Q को इधर अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ हम 1/4πε0 कर देता हूँ, 1/4πε0 इंटू के कर देता हूँ, और इंटू, चलिए इसको कोष्ट से भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोष्ट अब रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 4QRL, ठीक है, बटा में R² माइनस L² होल का स्क्वायर। अब कहोगे यहाँ Q कैसे आया, तो देखिए यहाँ वाला Q यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि गुणा है तो यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ भी जा सकती है और यहाँ की सारी चीज़ें यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। अब आपके कैलकुलेशन के अनुसार है कि किसको कहाँ आप करना चाहते हो, ठीक है। तो मान लीजिए इस Q को, यानी यहाँ जो Q था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख लिया और 4RL पहले से, तो 4RL पहले से ही और Q यहाँ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए, हम एक फार्मूला जानते हैं, आप पीछे अभी आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL का, तो यहाँ हम इसको इसी रूप में इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चेंज करता हूँ और बताता हूँ। देखिए अब यहाँ लिख लेंगे हम E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का सेम वही रह जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू, अब देखिए 2QRL, ठीक है, हमें 2QL लाना है, तो 2QL मान लीजिए मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, R बच रहा है, R को इधर लिख लिया, ठीक है, और एक 2 बच रहा है, ठीक है, तभी तो 4QRL होगा, तो एक 2 को इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, बटा ये हो गया हम लोग का R² माइनस L² होल का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। देखिए इसको आप हल करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए 2 दूना के 4 QLR, ठीक है, वही QLR यानी QRL, वही बात हुआ, इधर उधर हो सकता है क्रम, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख लिया, ठीक है। हमने इस रूप में क्यों लिखा, क्योंकि हम 2QL के जगह, जो ये 2QL है, इसके जगह हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 को उसी तरह रखने देते हैं, 2QL के जगह हम P लिख देंगे, इंटू ये R है तो इसको R रख लिए हम, ठीक है, और बटा में हम लोग का क्या हो गया, बटा में हो गया यही R² माइनस L² होल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिख दोगे कि चूँकि P इक्वल टू 2QL, ठीक है, तो यहाँ मतलब जो एग्जामिनर होगा, जांचने वाला, वो पहचान जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ सारी चीज़ें कि यह P कहाँ से है, क्योंकि हमने 2QL की जगह P लिख लिया, क्योंकि हम लोग का P इक्वल टू 2QL होता है, तो हम 2QL की जगह P या P के जगह 2QL रख सकते हैं अपने कैलकुलेशन के अनुसार, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हमने शुरू में देखा था कि जो 2L है अल्प दूरी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की जो अल्प दूरी है 2L है, यानी अल्प यानी बहुत कम ये दूरी होती है, ठीक है। और इसमें चूंकि यहाँ देख रहे हो कि आप L है, तो चूंकि ये अल्प दूरी है और यहाँ भी 2 था तो ये कुछ अधिक थी, और केवल L हो गया तो और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वही लिखेंगे कि यदि L का मान, जो ये L है, जो L का मान है R के मान की अपेक्षा, जो R है यानी R है ये, या इसको हम बोल लें, इसके मान की अपेक्षा बहुत कम हो, तो L² का जो मान होगा ये R² के मान की अपेक्षा बहुत कम होगा, ठीक है। देखिए यदि L का मान R के मान की अपेक्षा बहुत कम है, ठीक है, तो L² का मान R² के मान की अपेक्षा बहुत कम होगा, ठीक है। इसलिए हम L² को छोड़ सकते हैं, या इसको हम एक तरह से बोले तो नगण्य मान सकते हैं, नगण्य यानी 0 के बराबर, यानी R² में से यहाँ 0 जाएगा तो हम लोग का R² ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि यदि L का मान R की मान की अपेक्षा बहुत कम हो, तो L² का मान R² के मान की अपेक्षा बहुत कम होगा, तब हम L² को नगण्य मान सकते हैं या इसको हम छोड़ सकते हैं। अतः E इक्वल टू हम लिख देंगे, अतः E इक्वल टू, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के इंटू, अब देखिए 2PR है तो उसको 2PR ही मैं रहने देता हूँ, बटा में, ठीक है। अब देखिए R² है, ठीक है, और हम इसको नगण्य मान लिए, ठीक है, हम नगण्य मान लिए, यानी यहाँ 0 हो गया तो ये हट जाएगा एक तरह से, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी ये R² है और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ R घाते अब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, या E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 1/4π
एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू, अब देखिए 2p है, यहाँ 2p इंटू आर है, ठीक है, और ये r घाते 4 है, तो इसको हम दो रूप में इस तरह लिख सकते हैं, r घाते 3 इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो r घाते 4 हो ही जाएगा और ये r से r कट जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग का जो फार्मूला निकल कर आया E इक्वल टू वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2p बटा आर क्यू। यही होता है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर वो किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तब, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला निकल कर आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के हो, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अच्छी स्थिति पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू 2p बाई आर क्यू होता है, ठीक है। चूँकि हमने यहाँ देखा अगर परावैद्युत माध्यम में रखा हो, अगर परावैद्युत माध्यम में न रखा हो यानी वायु अथवा निर्वात में रखा हो, तो उसके लिए क्या होगा, तो चलिए उसके लिए हम फार्मूला देख लेते हैं। चूँकि यहाँ हम लिख देंगे, चूँकि वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। इसलिए E इक्वल टू, जो ये E इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फार्मूला, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटा में आर क्यू। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर जो वैद्युत द्विध्रुव है वायु अथवा निर्वात में रखा हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बाई आर क्यू, और वो अगर किसी माध्यम में रखा हो लाइक जैसे कांच ओज, ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ये आप लोगों का, ठीक है, आप जैसे न्यूमेरिकल करोगे ना तो न्यूमेरिकल में ये आप लोग का काम आएगा, ठीक है। देखेगा कि कोई मतलब कोई आपको परावैद्युत माध्यम दे देगा तो के का मान वहाँ दिया रहेगा, अगर निर्वात दिया है, निर्वात या वायु में रखा है, ठीक है, तो उस वहाँ तो के का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा, ठीक है, निरक्षीय स्थिति, उसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हो सकता है आपको ज़्यादा डाउट यहाँ पे आपको दिशा में आए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो चलिए इसका मैं अगले वीडियो में दिशा पे और अच्छे से जोड़ दूंगा और अच्छे से आपको एकदम और समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से बाई कर सकते हैं। मात्र 499 में आपको फुल कोर्स पूरे साल के लिए मिल जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क अचीव आसानी से कर सकते हैं। तो बस थैंक यू।